गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड स्वागत है आपका इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज में। आज है डे 2 और डेट है आज 9 सितंबर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। इंडियन इकोनॉमिक पिकिंग अप स्टीम आफ्टर सेकेंड वेव एसएनपी। तो इसमें काफ़ी सारी लाइन्स हमें समझ में नहीं आती हैं जनरली, तो हम पहले इकोनॉमी पिकअप बोलते हैं। तो इकोनॉमी हमें सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है। 13% नेगेटिव जीडीपी था, उसके बाद पॉजिटिव हुआ, फिर अभी मतलब एक ब्रेक इवन पॉइंट पे हमें, अगर हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें। अब इसके अंदर एसएनपी कौन है और क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कोलन का मतलब होता है कि कौन बोल रहा है। जैसे अगर यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट लिखा है तो कोलन मतलब इंडियन गवर्नमेंट वो बोल रही है या स्टेटमेंट दी है। तो ये स्टेटमेंट आके एसएनपी ने दिया, तो हमें एसएनपी के बारे में समझना जरूरी है कि वो क्या है। तो एसएनपी की कुछ 2-3 मेजर फंक्शंस हैं। पहली बात तो ये अमेरिका बेस्ड कंपनी है, फाइनेंस के अंदर काम करती है कंपनी। इसके फंक्शंस है, आपके पहला इनका फंक्शन है इंडेक्स प्रोवाइड करना। इंडेक्स अगर आपको नहीं पता तो मैं एग्जांपल दूं आपको, निफ्टी और सेंसेक्स इंडिया के इंडेक्स हैं। अगर आपको निफ्टी और सेंसेक्स नहीं पता या फिर इंडेक्स अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक नीचे वीडियो डाल दूंगा, मेरे चैनल की है, आप उसे देख सकते हैं। 4 मिनट के अप्रॉक्स वो वीडियो है, तो आप उसे अभी भी देख के आ सकते हैं इस वीडियो पे वापस से। तो इंडेक्स आपका ये बनाती है कंपनी। आपका इनका काफ़ी फेमस इंडेक्स चलता है अमेरिका के अंदर, S&P 500। उसके अंदर अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज हैं, उनका सम करके उन्होंने इंडेक्स बना रखा है। और S&P का मतलब आपका कुछ नहीं है, S&P मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर। बट ऐसा कुछ नहीं है कि स्टैंडर्ड और पुअर लोगों के लिए ये इंडेक्स बने हैं, कुछ ऐसा। और उल्टा अगर मैं कहूँ तो रिच लोगों के लिए बना हुआ है। अगर आप दूसरा देखेंगे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, तो वो अमेरिका के अंदर थोड़ा लोअर क्लास के लिए बना हुआ है। इंडेक्स हो गया आपका पहला काम इनका। दूसरा काम होता है इनका क्रेडिट रेटिंग करना। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो पहले अगर मैं आपको एक ऑफर दूं कि आपको जो है 10 करोड़ रुपीज लैंड करने हैं, सपोज कर लेते हैं आपके पास है, तो आपको लैंड करने एक कंपनी आपके पास आई रिलायंस और दूसरी कंपनी आपके पास आई किंगफिशर मान लेते हैं। तो आप बिना कुछ सोचे समझे, सब कुछ सेम है, रिटर्न सेम है, टाइम पीरियड सेम है, सब कुछ सेम है, तो आप बिना सोचे समझे रिलायंस को ही पैसा देंगे क्योंकि इट इज मोर रिलायबल। पर अगर मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, मैं बोलूँ कि रिलायंस आया है और दूसरी कंपनी जो है वो है टाटा मोटर्स, तो आप जो है थोड़ी दुविधा में फंस गए कि अब जो किसको पैसा दें, क्योंकि रिटर्न सेम है, सब कुछ सेम है। तो बेसिकली यहाँ पे फंक्शन आता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है, एक पर्सन की या फिर किसी बॉन्ड की, जैसे अगर आप बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो उसे बॉन्ड में कई लोग पैसा डाल रहे होंगे, तो उन लोगों के बिहाफ पे जो है मेरे बॉन्ड को या फिर एक कंपनी को रेटिंग देती है कि वो कंपनी या इकोनॉमी या फिर जो आपका बॉन्ड है, जो सिक्योरिटी है, वो कैसा परफॉर्म करेगी क्रेडिट के बेसिस पे। यानी कि अगर मान लो रिलायंस को मिला 10 आउट ऑफ 10 मिले, और अगर मान लेते टीसीएस को 9.5 भी मिले, जो कि बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। अगर आप किंगफिशर को रेटिंग देखें तो 7 आउट ऑफ 10 मिलेगा। तो 9.5 आउट ऑफ, सॉरी ये क्या हो गया, सॉरी मान लेते हैं कि 9.5 आउट ऑफ 10 मिला उनको, तो आप सीधा सीधा डिसीजन ले सकते हैं कि आप रिलायंस को देना चाहते हैं पैसे, या आपको जो है अगर दूसरी कोई कंपनी है तो आप बेटर उसे क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर सकते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है आपकी, और दूसरा इसका काम है इंडेक्स प्रोवाइड करना। ये इनके मेजर काम है, और बाकी थोड़ी एडवाइजरी सर्विसेज, थोड़ी कंसल्टिंग सर्विसेज वो भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसको क्लियर कर देते हैं हम थोड़ा सा पहले, अब आगे चलते हैं। S&P ने बोला आपका कि इकोनॉमी सेकेंड वेव के बाद पिकअप करने लग रही है, और यहाँ पर सितंबर क्वार्टर का मतलब आपके जो 3 मंथ्स जो ऑलमोस्ट जाने वाले हैं, कि आपका अप्रैल मई जून हो गया फर्स्ट क्वार्टर, तो जुलाई अगस्त सितंबर इज सेकंड क्वार्टर। तो सेकंड क्वार्टर के अंदर ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ इंप्रूव हो सकती है, और ग्रोथ का इंप्रूव होना लिखा है यहाँ पे इन्होंने, तो ये थोड़ा सा वो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, बट फिर भी यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताएं कि कैसे हो सकता है। जीएसटी रिसीट्स, इन्होंने बोला एक पॉइंट कि जीएसटी रिसीट्स बढ़ सकते हैं उसकी वजह से, बट अगर आप डेटा देखेंगे तो फिर पहले क्वार्टर का जो मतलब लास्ट ईयर का क्वार्टर 4 था, तो उससे अगर आप कंपेयर करेंगे इस साल का क्वार्टर 1 जो है, तो उसमें डिक्रीज हुआ है। बट मतलब सेंस बनाता है क्योंकि इतनी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर बोल रही है तो हमें हो सकता है कि ऐसा हो भी। बट अभी जब क्वार्टर 2 के रिपोर्ट्स नहीं आए, आप गूगल पे सर्च करेंगे कि जीएसटी रिपोर्ट्स क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2021, तो आपको आराम से मिल जाएगा। सॉरी, फाइनेंशियल ईयर 2022 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीएसटी रिसीट्स का। सेकंड आपका व्हीकल सेल्स बेसिकली ये है कि आपने अगर थोड़े टाइम से कुछ न्यूज़पेपर पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफी सारे बेनिफिट्स मिले हैं कि वो प्रोडक्शन अपना रैंप अप कर सके वापस से, सिंस आपकी सेकंड वेव खत्म हो गई है। तो आपका वही है कि आपका फिजिकली ऑफलाइन चीजें चल रही हैं, तो ऑटोमोबाइल की सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी। और अगर आप प्रोडक्शन पे देखेंगे, किसी भी आप जो ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर है उसकी अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, तो उन्होंने एक नई हेडलाइंस के अंदर या नोटिफिकेशन के अंदर अपनी जो है प्रोडक्शन को बढ़ाने का एक नोटिस डाल रखा होगा, आप किसी के भी जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है एक रेटिंग इन्होंने दी है BBB माइनस, तो मतलब ये इंडिया को इन्होंने 2014 से, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, तब से इन्होंने BBB माइनस ही हमें रेटिंग दी हुई है। तो BBB माइनस एक काफी स्टेबल रेटिंग दी है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। बट अगर मैं आपको सबसे टॉप रेटिंग बताऊं तो सबसे टॉप रेटिंग होती है आपकी AAA प्लस।
पर मैं आपको बताऊं, अगर जहाँ से ये कंपनी है यानी कि एस&पी आपकी अमेरिका से कंपनी है, तो अमेरिका को भी इन्होंने ए प्लस नहीं दे रखा। तो ए प्लस मतलब ये होता है कि बहुत ही मतलब 99% चांस है कि कंपनी वो या कंट्री या सिक्योरिटी कुछ भी आपको जो है धोखा नहीं देगी। जैसे अगर मान लो किसी बॉन्ड की रेटिंग चल रही है कि मान लो गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड निकाला, तो उस केस में वो ए प्लस रेटिंग दे सकते हैं। इसके बाद आपका ट्रिपल ए माइनस आएगा, इसके बाद बी बी प्लस आएगा, फिर बी माइनस आएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फोर्थ नंबर पे इनको रेटिंग हमें इंडिया को दी है इन्होंने। तो आप ये मैंने पूरा कवर कर लिया। अब गवर्नमेंट वांट्स पीएसयू कंट्रोल ऑफ पेट्रोनेट आईजीएल टू स्टे पोस्ट बीपीसीएल ओपन ऑफर। तो इसमें काफी सारी लाइनें ऊपर से चली आती हैं। तो पहले हम पीएसयू समझते हैं। पीएसयू मतलब होता है आपका पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी कि वो यूनिट जिसके अंदर गवर्नमेंट का मेजोरिटी स्टेक है। मेजोरिटी नहीं है तो कम से कम सबसे ज्यादा है। ये मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। तो अगर मान लो कि किसी कंपनी के अंदर अगर गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा स्टेक है तो वो पीएसयू बन जाती है। अब ऐसी पीएसयू आपकी काफी सारी इन्होंने एग्जांपल दिए हैं, फिर उससे रिलेटेड हम न्यूज देखते हैं। पेट्रोनेट एक एग्जांपल है, आईजीएल एक एग्जांपल है। आईजीएल मतलब इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, इनके तो आपने पेट्रोल पंप्स भी देखे होंगे। बीपीसीएल ओपन ऑफर मतलब बीपीसीएल कंपनी आपकी भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, तो बेसिक सॉरी लिमिटेड। अब इसके अंदर ये आपकी 3 कंपनीज हो गई। अब इसके अलावा आपकी काफी सारी और कंपनीज हैं। ओएनजीसी गेल यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ओएनजीसी गेल। ये बेसिकली जो 5-6 कंपनीज हैं वो इंडिया की वो कंपनीज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज जो ऑयल के अंदर काम करती हैं। ओएनजीसी आपको पता होगा, बीपीसीएल पता होगा, और आपको आईजीएल वगैरह अगर नहीं भी पता तो आप मतलब मेरे पे भरोसा कर लें। तो ये बेसिकली वो कंपनीज है जो ऑयल के अंदर पेट्रोलियम के अंदर डील करती है। अब इसके अंदर क्या है बेसिकली कि बीपीसीएल को ओपन ऑफर मतलब बीपीसीएल का आईपीओ लेके आने वाली है गवर्नमेंट, बेसिकली बीपीसीएल को सेल करने वाली है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट का मेजोरिटी स्टेक या फिर एक बड़ा स्टेक होना चाहिए उस कंपनी के अंदर, तो उस स्टेक को सेल भी कर सकती है गवर्नमेंट, कोई वो तो है नहीं, रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। बट जो है यहाँ पर मतलब सेल कर देगी तो जो ऑयल इंडस्ट्री एज द होल के ऊपर से उसका कुछ एक अमाउंट ऑफ कंट्रोल गिर जाएगा। सीधी सी बात है, अगर आपके पास मान लेते हैं कि 5 कंपनीज हैं, पांचों कंपनीज एक ही चीज के अंदर डील करती है, मान लो ऑयल के अंदर डील करती है, जैसे एग्जांपल के अंदर है भी, मतलब इस केस के अंदर है भी। अगर आप एक कंपनी सेल कर देते हैं तो आपका 4 कंपनी जितना कंट्रोल रह जाएगा, तो आपका कंट्रोल तो कम हो रहा है, सीधी सी बात है। तो बेसिकली इस कंट्रोल को जो है थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए ये आपके बॉन्ड्स कंट्रोल की पेट्रोलनेट और आईजीएल में इनको थोड़ा और स्टेक चाहिए। तो जो बीपीसीएल से सेल करके जो प्रोसीड्स इनको मिलेंगे वो हो सकता है कि वो फ्यूचर में पेट्रोलनेट में आईजीएल में इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है, बट हमें इससे तो ये इंटरप्रिटेशन निकल रहा है। तो अब हम इसको देख सकते हैं आगे चले। तो यहाँ पर मैं आपको जो पॉइंट पहले बोला था कि मेजोरिटी स्टेक ना भी हो, मेजोरिटी स्टेक मतलब 50% से ज्यादा स्टेक, मेजोरिटी स्टेक ना भी हो पर सबसे ज्यादा स्टेक हो, मतलब जैसे मान लेते हैं 100 शेयर होल्डर्स है, तो 100 शेयर होल्डर्स में सबके पास जरूरी नहीं है कि 1-1% हो, ऐसा नहीं हो सकता। किसी के पास 20% होगा, किसी के पास 1% होगा, किसी के पास 2% होगा, इस तरह से हो। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट का शेयर है आईजीएल के अंदर, मतलब आईजीएल के थ्रू बीपीसीएल के अंदर है 22.5% और गेल के अंदर भी 22.5% है। हालांकि ये मेजोरिटी स्टेक नहीं है, बट फिर भी ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है, क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे मेजोरिटी स्टेक है इसके अंदर, मतलब गवर्नमेंट का सबसे हाई स्टेक है इसके अंदर। तो ये मैंने इसके अंदर पूरा कवर कर लिया आपको, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद ये बेसिकली मैंने आपको सेकंड पार्ट के लिखा, तो ये जो मैंने लिखा हुआ ऊपर ये आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट के लिए लिखा है, यहाँ वाली न्यूज का लिखा। तो इसी को कवर कर लेते हैं पहले। सेबी आस्क्स पीई वीसीज फॉर इन्फो ऑन स्पेशल पैक्स। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये बेसिकली एक स्टार्टअप की फंडिंग से रिलेटेड न्यूज है। स्टार्टअप आपने सुना ही होगा, पता ही होगा आपको, स्टार्टअप इस एज में स्टार्टअप की फंडिंग सबसे ज्यादा एक इशू रहता है, कम से कम जो नहीं करते हैं स्टार्टअप जैसे हम जैसे लोग, तो मतलब उन्हें यही लगता है सबसे ज्यादा कि स्टार्टअप में फंडिंग का इशू रहता है। तो फंडिंग के इशू के लिए जो काफी ज्यादा पॉपुलर चीजें हैं वो है आपकी बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप मतलब ये मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूँ और फिर इसके ऊपर चलते हैं जो न्यूज के ऊपर आ रहा है। बीएस का मतलब बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का मतलब जैसे आपने फ्रेंड्स और फैमिली से पैसे ले लिए, पापा से, मम्मी से, चाचा से, भाई से, एक्सेट्रा, इनसे पैसे लेके अपना अपना स्टार्टअप खड़ा किया, तो वो बेसिकली बूटस्ट्रैप होता है। अगर आपने एमबीए चाय वाला की कुछ वीडियोस वगैरह देखे हो, प्रफुल्ल दिलोरे उनका नाम है, तो वो उन्होंने बूटस्ट्रैप बिजनेस ही स्टार्ट किया था, उनके पापा ने उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया। आज वो $1 मिलियन बिजनेस से भी ऊपर है। अब लोन बात करते हैं। लोन सेकंड पॉइंट रहता है कि आप बैंक से लोन ले लें, आप किसी पर्सन से लोन ले लें, किसी इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले लें, तो वो सब भी एक काफी एक वो रहता है कि आप सोर्स ऑफ फंड्स आपका हो सकता है। दूसरा आपका हो सकता है प्राइवेट इक्विटी। ये हम इस न्यूज के ऊपर जो 2 टर्म लिखी हुई है जो मैंने हाईलाइट किए हुए इनके ऊपर आते हैं, फिर हम न्यूज देखते हैं। पीई का मतलब होता है प्राइवेट इक्विटी। इसका मतलब बेसिकली हम दोनों पहले समझ लेते हैं। वीसी मतलब आपका वेंचर कैपिटलिस्ट। तो क्या होता है बेसिकली कि अगर मान लेते हैं जैसे एक स्टार्टअप है, उसको अगर 1 महीना हो जाता है, मान लो 1 मंथ चल रहा है, वो काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, जो भी इनका विजन था, गोल था, वो हल्का हल्का स्टार्ट होने लगे, इनको समझ में आने लगी चीजें, तो क्या होगा 1 मंथ पर आपका कोई
वेंचर कैपिटलिस्ट आएगा और इसको जो है यहाँ पर फंडिंग देगा इक्विटी की फॉर्म में। यानी कि आपका जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, मान लो मैं वेंचर कैपिटलिस्ट हूँ, ये जनरली कोई इंडिविजुअल्स ही होते हैं। जैसे अंकुर वारिको, अगर आपको बताओ, अंकुर वारिको सर हैं, वो आपके यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, काफी सारे कोर्सेज चलाते हैं, वो आपके वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स भी कई लोग इनको टर्म देते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं और जैसे एंजल नाम से पता चल रहा है, वो पैसे देते हैं इक्विटी की फॉर्म में कि जी मैं आपको डेट नहीं दे रहा हूँ, मेरे को इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मेरे को आपके बिजनेस के अंदर ओनर बनना है, इन्वेस्टर बनना है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि एक स्टार्टअप के अंदर 2 लोग थे, तो उनका 50-50 ओनरशिप था, और अगर ये आ गया तो मान लो ये बोल रहा है कि मेरे को 50% ओनरशिप दो, तो इस वाले बंदे का 50 हो जाएगा जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, और इन जो 2 बंदे थे उनका 25-25 रह जाएगा, ताकि टोटल 100 बन पाए। तो बेसिकली इस तरह से तो जो बेसिकली इस तरह से उसको ओनरशिप मिल जाएगी जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उसको। अब प्राइवेट इक्विटी बेसिकली एक वेंचर कैपिटलिस्ट जो है प्राइवेट इक्विटी की ही फॉर्म होती है, बट ये तो मतलब किताबी बात हो गई, बट अगर आप किसी से बात करेंगे, किसी को बताएंगे, तो ये आपको गधा समझेगा वो। तो बेसिकली प्राइवेट इक्विटी का मतलब जो रियल लैंग्वेज में होता है, जो रियल टर्म्स में होता है, वो ये होता है कि जनरली क्या होता है, कुछ टाइम के बाद अगर वेंचर कैपिटलिस्ट आ जाता है किसी कंपनी के अंदर, तो कुछ टाइम के बाद वो कंपनी ठीक ठाक करने अगर लग जाती है, तो वहां पर फिर उसे प्राइवेट इक्विटी का मिलता है। प्राइवेट इक्विटी के अंदर काफी सारे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट वाला काम करने के लिए, मतलब आपको जो है इक्विटी के लिए पैसा देंगे। अब वेंचर कैपिटलिस्ट में आपका इंडिविजुअल आ रहा था, इंडिविजुअल इसके अंदर बहुत रिच हो सकता है, जैसे अंकुर वारिको काफी रिच है, मतलब उनकी वेल्थ बहुत ज्यादा है, बट फिर भी उनके एक लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि वो कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ इन्वेस्ट कर देगा, मतलब फॉर से प्राइवेट इक्विटी के अंदर। बट ये लिमिट काफी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर काफी सारे लोग खुद हैं, और प्लस उसके अंदर पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, क्योंकि आप प्राइवेट इक्विटी के अंदर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है, जैसे मान लो बैंक हो गया कोई, या एनबीएफसी वगैरह हो गई, तो वो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन के अंदर खुद पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, तो उनकी कोई लिमिट, मतलब लिमिट तो है ऑब्वियसली, पर बहुत ज्यादा लिमिट है उनकी। तो इस तरह से बेसिकली वर्क करता है कि आपका अगर शुरू में कुछ कोई इन्वेस्टर आ रहा है इस तरह से कोई, तो वो आपका वेंचर कैपिटलिस्ट होगा। अगर कोई बाद में आ रहे हैं, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट के जनरली 2-3 राउंड्स जब हो जाते हैं, कि जब 2-3 बार हमने वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा उठा लिया, उसके बाद प्राइवेट इक्विटी पे जाते हैं। तो बेसिकली इस तरह से वर्क करता है। अब यहाँ पे हुआ क्या है न्यूज के अंदर, सेबी अगर आपको नहीं पता तो मतलब पता होना चाहिए, बट अगर हम देखें तो सेबी मतलब होता है आपका सिक्योरिटी एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, ये उसकी आपकी फुल फॉर्म है। ये बेसिकली कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मतलब आप ये देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप मतलब 2-3 शेयर से ज्यादा बाय सेल करते हैं तो सेबी को पता चल जाता है। तो इस तरह से बेसिकली शेयर मार्केट के अंदर या बॉन्ड मार्केट के अंदर, डिबेंचर मार्केट के अंदर आपकी जो है ये सबसे ज्यादा एक रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और भी है, बट सबसे ज्यादा काम यही करते हैं। तो इसके अंदर आपका ये हो गया सेबी आस्क्स पीई और वीसी, जो प्राइवेट इक्विटी वाले जो बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, प्लस जो वीसी के लोग हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उनको वो इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रही है, डेटा के लिए पूछ रही है कि आप कुछ स्पेशल पैक्स जो बेसिकली इन्होंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, कुछ किया है, तो उससे रिलेटेड आप जो हमें स्पेशल पैक्स आपने किए हैं, कुछ भी किया है, तो आप वो बताओ। जनरली होता क्या है कि अगर मान लो जैसे कोई वीसी है, तो उसके मान लो फैमिली में किसी ने स्टार्टअप किया, तो वो क्या करता है, उसके बाद एक पैक्ट में एंटर कर जाता है कि अगर भाई तेरा बिजनेस जो है 10 महीने में अगर इतना इतना कर लेता है, तो मैं तेरे उसके अंदर फंडिंग डाल दूंगा। बट इसकी जो है इन्फॉर्मेशन जो वीसी को तो पता है और इसको भी पता है, जो आपका जो उसका रिलेटिव है, जो स्टार्टअप का ओनर है। बट ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है सेबी के लिए भी क्रूशियल है, क्योंकि कैपिटल मार्केट वो बनने वाला है, सीधी सी बात है, कंपनी है तो कैपिटल मार्केट बनेगी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो आपका जो है सेबी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए डिमांड कर रहा है पीई और वीसी से। तो हमने समझ लिया। अ फंड मैनेजर में टाइप ऑफ फ्यू टॉप इन्वेस्टर्स इफ अ पोर्टफोलियो कंपनी नीड्स एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा कैपिटल। मतलब बेसिकली यही है कि फंड मैनेजर जो सेबी के अंदर काम कर रहा है, किसी म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सेट्रा के अंदर काम कर रहा है, या किसी कंपनी के अंदर भी काम कर रहा है, वो टैप करेगा। टैप करने का मतलब होता है कि आपका रेगुलेट करना, मतलब देखना, सुपरवाइज करना किसी टॉप इन्वेस्टर्स को, जो आपके ये वीसी हो गए, पीई हो गए, इनके अंदर जो है इनको निगरानी रखेगा बेसिकली इनके ऊपर कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हैं, क्यों मतलब किस तरह से बेसिकली ये काम कर रहे हैं। ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। जेपी मॉर्गन, पीएनबी, केपीएमजी अमंग लेटेस्ट कंपनीज एट गेट्स ऑफ गिफ्ट सिटी। तो हमें क्या हुआ बेसिकली कि जेपी मॉर्गन आपको पता है कंपनी है, ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर जो बिग 4 चलता है। मैंने आपको कल बताया था आईटी सेक्टर के अंदर और जो अकाउंटिंग वाली फर्म्स के अंदर बताया था। बट आपका बिग 4 मैंने आपको ये भी बताया था कि जनरली हर कंपनी के अंदर चलता है, हर सेक्टर के अंदर चलता है बेसिकली। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर जो बिग 4 चलते हैं वो आपका मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन चेज और आपका बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज। बेसिकली ये 4 कंपनीज है जो आपकी बिग 4 के अंदर आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर। पीएनबी आपको पता है पंजाब नेशनल बैंक है। केपीएमजी मैंने आपको कल बताया था बिग 4 के अंदर आता है, आपके जो अकाउंटिंग फॉर्म है उसके अंदर। अब अमंग लेटेस्ट कंपनीज एट गेट्स ऑफ गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी हमें समझ में नहीं आता क्या है। तो गिफ्ट सिटी मतलब होता है आपका बेसिकली गुजरात इन्फोटेक, आपका फिनटेक एंड टेक सिटी, सॉरी गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, फिन और टेक सिटी। तो बेसिकली क्या है कि गुजरात के अंदर एक हाइपर सिटी बनाई है नरेंद्र मोदी भाई साहब ने। तो जो है इसके अंदर ये काफी सारी और कंपनीज के सेंटर्स खुल गए हैं। अब यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कंपनीज है, नंबर ऑफ एंटिटीज आपकी 140 हुआ करती थी 2019 में, जब
मोदी जी का सेकंड टर्म शुरू हुआ था और अब जो है 265 हो गई है। तो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं और अथॉरिटीज लाइकली टू अप्रूव 18 एप्लीकेशन, मतलब जो 265 हो गई हैं उसको 283 करने के लिए 18 एप्लीकेशंस आई हुई हैं अभी भी, और उनको जो है ये बोला जा रहा है कि अथॉरिटीज आर लाइकली टू अप्रूव, कि जनरली अप्रूव कर ही देंगे, मतलब क्यों नहीं करेंगे, सीधी सी बात है भाई, उनको इन्वेस्टमेंट मिलती है उसके बाद। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि मैंने पूरा मतलब ये गिफ्ट सिटी वाला कवर कर लिया। अब ऊपर चलते हैं, ये वाली न्यूज रह गई थी बीच में, कैबिनेट स्किप्स डीओटी प्रपोजल ऑन टेलीकॉम हेल्थ पैकेज। तो बेसिकली जो हमने कल पूरी राम कहानी पढ़ी थी कि जो है एओसी आपका कम हो जाएगा, वो सब कम हो जाएगा, एजीआर के अंदर आपको 4 ईयर का मोराटोरियम मिलेगा, वो सब जो पूरा पैकेज था, हेल्थ पैकेज था। अच्छा, हेल्थ पैकेज का मतलब कि एक फाइनेंशियल हेल्थ पैकेज, कि आप जो है अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक कर रहे हैं, वो पैकेज। तो वो पैकेज जो है डीओटी का प्रपोजल जो था हमने कल पढ़ा था, उसको जो है कैबिनेट स्किप कर रहा है, मतलब कि अभी वेटिंग में डाल दिया उसको कि थोड़े मॉडिफिकेशन करके लाओ, ये थोड़ा चेंजेस करो, अभी थोड़े बाद में हम डिसीजन देंगे। हो सकता है इससे रिलेटेड एक कमेटी बना दें, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे ही वर्क करती है कि कुछ भी अगर उसको मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो वो एक कमेटी बना देती है, एक स्टडी ग्रुप बना देती है, या एक एक्सपर्ट्स ग्रुप, मतलब कोई भी नाम हो, काम तो नहीं कि करना है, एनालाइज करना है पूरी चीज को। तो बेसिकली पूरी एनालाइज करने की एक टीम बना देती है, वो एनालाइज करके बताती है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे भी आपको फ्यूचर में वो दिखे। अब यहाँ पे सीसीएस क्लियर्स डील टू मेक मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया। तो सीसीएस का मतलब क्या होता है आपका, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो अभी हम बात ही कर रहे थे कि कैबिनेट एक कमेटी बनाया था, तो ये भी एक सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड एक कमेटी है जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाई है। इसीलिए बनाई है कि ताकि वो हम डिफेंस के अंदर जो नई इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं उसको हम कैसे इंडियन डिफेंस के अंदर, आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर जो है उसको इंप्लीमेंट करा सके, वो उसके लिए सीसीएस बेसिकली बोलते हैं उसको। और मतलब सीसीएस एक स्टैंडिंग कमेटी है, तो मतलब काफी ज्यादा टाइम से चल भी रही है, और मतलब ऐसी कोई कमेटी नहीं है जो एक बार ही काम करने के बाद रिजॉल्व हो जाए। जनरली कमेटीज ऐसे ही बनती है कि जो एक काम करके रिजॉल्व हो जाए, बट ये कमेटी ऐसी नहीं है। क्लियर्स डील टू मेक मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया, मतलब इन्होंने जो है क्लियर कर दिया है मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने के लिए इंडिया के अंदर। ये बहुत ही बेसिक बात थी, बट मैंने थोड़ा बता दिया। अच्छा, अब इंडिया के में बनाने का मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर बनाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके जो है एयरक्राफ्ट जो चीजें हैं, मिलिट्री वाली चीजें हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकली, वो है जो गवर्नमेंट बना ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए तो अब तक बन नहीं रहा था इंडिया के अंदर, बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज और कैपिटल वगैरह नहीं है और टेक्नोलॉजी नहीं है जो बना सके। तो प्राइवेट सेक्टर में बेसिकली ये काम जाएगा। और अगर आप देखें सेकंड लाइन में लिखा भी है C295MW ट्रांसपोर्ट प्लेन्स टू बी मेड बाय टाटा एयरबस कंबाइन। तो आप समझ सकते हैं कि टाटा एयरबस का एक वेंचर बनेगा यहाँ पर, जो C295MW ट्रांसपोर्ट प्लेन्स में जाएगा। अगर आप मेरे से पूछे तो इसके बाद जो एक चीज होने वाली है वो सर्टेन है कि टाटा का शेयर प्राइस जरूर बढ़ने वाला है। पर इसमें मैं आपको सही बताऊं तो काफी सारे लोगों को यही नहीं समझ आएगा कि टाटा कौन सी टाटा है, टीसीएस है, टाटा मोटर्स है, मतलब बहुत सारी कंपनीज है टाटा के अंदर। तो उसके अंदर काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट टाटा मोटर्स है, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने बता दिया। अब इसके अंदर आगे चले तो आपका ये तो हमने कवर कर दिया, ये वाला रहेगा एनबीएफसीज गेट बैक ऑन द रोड विद पब्लिक बॉन्ड शेयर्स। तो एनबीएफसी का मतलब बेसिकली होता है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कई लोग आपको बोल सकते हैं, बट अगर वो एनबीएफआई लिखा होता है तो हम वो इंस्टीट्यूशन कर देते। तो बेसिकली ये होता है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि हम बैंक और एनबीएफसी का डिफरेंस समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बैंक और एनबीएफसी का डिफरेंस काफी ज्यादा तो नहीं है, बट इसका जो पॉइंट्स हैं वो समझते हैं। बेसिकली इन दोनों का काम सेम रहता है कि आपको इनको लेंडिंग करनी होती है और इनको जो है लोगों से पैसे उठाने होते हैं, कि मतलब आप डिपॉजिट कर दो हमारे बैंक के अंदर और हम लेंडिंग करेंगे आगे, जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं, गवर्नमेंट लोन्स हैं, ये जो पर्सनल लोन्स हैं वो भी। अब इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है आपका ये है कि बैंक जो है डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। डिमांड डिपॉजिट मतलब आपका मोटा मोटा करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट। तो आपका एनबीएफसी जो है डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी, ये आपका क्रॉस ऊपर नहीं होना चाहिए, वहाँ पे तो कर ही सकते हैं, बैंक्स तो कर सकते हैं, आपको सीधी सी बात है, करंट अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं बैंक के अंदर। तो यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट आप एनबीएफसी के अंदर नहीं करा सकते। और बेसिकली एनबीएफसी आपका सप्लीमेंट करने के लिए बना है बैंक को, कि वही सब काम है, बैंक वाले काम है, तो वो उसे अच्छे से कर पाए, बट इसके अंदर रेगुलेशन थोड़ी कम होती है। और बैंक मतलब एनबीएफसी आपका एज अ कंपनी एस्टेब्लिश होता है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। और आपका जो बैंक है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बीआर एक्ट बोलते हैं जनरली, बीआर एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि इनमें क्या डिफरेंस रहता है। और जनरली क्या होता है, बैंक्स को आरबीआई सुपरवाइज करता है और एनबीएफसी को कंपनी का लॉ एनसीएलटी ही, मैं पे लिख देता हूँ, एनसीएलटी सुपरवाइज करता है। तो आप समझ सकते हैं कि एनबीएफसी इज मोर ऑफ अ कंपनी और बैंक इज मोर ऑफ अ बैंक इटसेल्फ। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली एनबीएफसी का काफी ज्यादा कंडीशन डाउन चल रही थी सिंस द पेंडेमिक, तो इन्होंने जो है पब्लिक की बॉन्ड सेल्स करके, मतलब पब्लिक को बॉन्ड्स वगैरह की सेल करके, जैसे आपने आईपीओ सुना होगा, आईपीओ में क्या होता है बेसिकली शेयर्स की सेलिंग होती है। तो शेयर मार्केट की तरह बॉन्ड मार्केट चलता है, जिसके अंदर आप डिवेंचर की फॉर्म में पैसा देते हैं, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रहता है, और आपको जो है एक मतलब 10 साल 20 साल के बाद आपको पूरा पैसा वापस मिल जाता है। तो बॉन्ड मार्केट इस तरह से वर्क करता है। अब आपका बॉन्ड मार्केट के अंदर जो नई पब्लिक बॉन्ड्स आते हैं वो आपकी पब्लिक बॉन्ड सेल हो गई। तो यार समझ गए होंगे। अब यहाँ पे इन्होंने जो एनबीएफसी के काफी सारे एग्जांपल दिए कि कितना कितना वो रेस करना चाह रहे थे, ताकि वो जो है अपने ऑन द रोड आ सके वापस से, ताकि उनकी कंडीशन जो है वापस से बेटर हो सके।
तो ये मैंने पूरा कवर कर लिया। और ये लास्ट में चलते हैं, बिटकॉइन रोलर कोस्टर राइड कंटिन्यूज। यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली कि ट्रेडर्स नॉट सरप्राइज बाय 15% फॉल। बेसिकली बिटकॉइन रोलर कोस्टर का मतलब समझ सकते हैं कि प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ट्रेडर्स पर यहाँ पे लिखा है कि दूसरी बात, ट्रेडर्स नॉट सरप्राइज बाय 15% फॉल। पर ऐसा क्यों है कि क्यों सरप्राइज नहीं है, और हमें कैसे पता चला कि सरप्राइज नहीं है? तो ये आपका बेसिकली होता है कि जो ट्रेडर्स हैं, जो उन्होंने पोजीशंस अपनी सेल करी, उनके ऊपर उनको लॉसेस ज़्यादा नहीं हो रहे। लॉसेस ज्यादा नहीं होने का मतलब ये है कि वो सरप्राइज नहीं है, सीधी सी बात है। अगर लॉस हो रहा है किसी बंदे को तो सीधी सी बात है उसने एक्सपेक्ट तो नहीं किया होगा कि लॉस होएगा मुझे, तो सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि उसे पता ही होगा जनरली कि 15% फॉल हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे एक और यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि 52,000 पे चला गया था ट्यूसडे को। तो इससे रिलेटेड हमने एक बात भी कवर की थी कि एल सेल्वाडोर कंट्री के अंदर जो आपके इनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 400 बिटकॉइंस को, पूरे बिटकॉइंस को खरीद लिया है। तो उसकी वजह से जो है आपका 4 मंथ पीक पे चला गया था, 4 मंथ के अंदर सबसे हाई पे चला गया था $52,000 पर, और अब जो है 15% फेल कर गया है ट्यूसडे को। तो हमें पूरा समझ लिया, रीजन फॉर वोलेटिलिटी भी दिया हुआ है, वही सब बातें हैं कि आपका कोई रेगुलेटेड मार्केट नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये आप चैनल पढ़ सकते हैं, हमने पूरा कवर कर लिया। और हमने फर्स्ट पेज तो बहुत ही डिटेल में कवर किया, थोड़ा टाइम शायद ज़्यादा ही लग गया, बट फिर भी हमने काफ़ी अच्छे से समझा इसको, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही मतलब फनी न्यूज़ है, इसके अंदर आप देखेंगे योर फ्रोजन पराठास जस्ट गॉट डीप फ्राइड। तो इससे कुछ समझ में नहीं आता है। तो क्या हुआ बेसिकली, गुजरात AAR एक अथॉरिटी है, गुजरात और अथॉरिटी ऑन एडवांस रूलिंग, AAR मतलब अथॉरिटी ऑन एडवांस रूलिंग। बेसिकली आप मान लेते हैं कि ये एक टैक्स से रिलेटेड एक काम करती है, टैक्स के अंदर रूलिंग्स अपनी देती है, आपका जो है लॉ बनाती है। अब इसके अंदर मतलब लॉ बनाती तो नहीं है, बट कम से कम गुजरात के अंदर इन्फोर्स कराने का काम इसी का है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है आपका कि 18% GST अब चार्ज किया जाएगा जो फ्रोजन पराठा का पैकेट चलता है गुजरात के अंदर उसके ऊपर, इंस्टेड ऑफ 5% जो रोटीज पे, चपातीस पे, खाखरा पे चलता है, जो फ्रोजन मतलब वो भी फ्रोजन है, उसके ऊपर 5% है, और फ्रोजन पराठा के ऊपर 18% है। मुझे इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आया, मैंने पूरा पढ़ लिया जो नीचे दिया हुआ है। इसके अंदर बेसिकली एक ही पॉइंट है कि इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे हैं उसके अंदर जो उसे लग्जरी बना देते हैं, तो 18% उसके ऊपर GST लगेगा। बट मुझे नहीं पता कि अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ था, अगर ऐसा था तो छोड़ देते हैं इसको, आगे चलते हैं। प्रिंट मीडिया मोस्ट क्रेडिबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, हवस। तो हवस बेसिकली क्या है? हवस मीडिया ग्रुप इंडिया है आपका, मतलब ये मीडिया ग्रुप हो गया आपका। इन्होंने क्या बोला है कि जो प्रिंट मीडिया है वो मोस्ट क्रेडिबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। हालांकि इस पे मतलब इस बात पे ट्रस्ट करना है ना करना आपकी खुद की डिस्क्रिप्शन है, आप कुछ चाहे तो कर सकते हैं, बट इन्होंने अपनी तरफ से कन्विंस करने की कोशिश की है। क्यों? आपका टाइम स्पेंड इन रीडिंग न्यूज़पेपर्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, कि बहुत ज्यादा लोग बहुत मतलब लंबे समय के लिए, काफी ज्यादा टाइम के लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, कि आपका डेली बेसिस पे हम भी अपनी सीरीज कवर कर रहे हैं, तो वो भी उसके अंदर आता है। अब इसमें बेसिकली लिखा है कि 41 to 50 ईयर्स के जो लोग हैं वो भी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स, काफी ज्यादा सही से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा लिखा है कि कंज्यूमर्स पेड हायर अटेंशन टू एड्स इन न्यूज़पेपर्स एंड ओनली स्किप्ड 10% ऑफ देम। तो सॉरी, ओनली 10% स्किप्ड देम। तो बेसिकली कैसे पता चलता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, ये हिंदी टीम के साथ समझ ही गए होंगे कि आपका जो है काफी सारे लोग जो है एड्स जो आते हैं न्यूज़पेपर के अंदर उनके ऊपर काफी ज्यादा फोकस दे रहे हैं, बट ये आप समझ तो गए होंगे, बट हमें कैसे पता चल रहा है? अगर मान लो हम ऐसा लिख देते हैं कि कंज्यूमर्स जो है नहीं पे कर रहे अटेंशन, तो भी आप तो संतुष्ट मतलब आप समझ जाते हो उस बात को, बट ऐसा क्यों होता है, हमें कैसे पता चलता है? बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कुछ ऐड देखते हैं तो जनरली आप एक बार गूगल पर सर्च कर लेते हैं, तो गूगल के पास वो डेटा चला गया कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, कब सर्च कर रहे हैं। और जनरली क्या होता है कि न्यूज़पेपर्स लोग मॉर्निंग में पढ़ते हैं या फिर इवनिंग में आपके 7 बजे के आसपास पढ़ते हैं। तो उन दोनों टाइम के अगर हम रिसर्च या सर्च इंजन में अगर जाएं और अगर हम सर्च क्वेरी को देख लें कि क्या क्या सर्च हुआ है, उसके ऊपर कौन सी साइट्स खुली है, कितनी देर उस पर स्पेंड हुई है, और उस तरह से, और जो यूजर देख रहा है वो किस एज ग्रुप के अंदर आता है, तो अगर हम ये सब डेटा देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आपके जो है एड्स जो न्यूज़पेपर के अंदर आ रहे हैं वो कितने इफेक्टिव हैं। जो ऐड लोग खुद डालते हैं वो ये सब डेटा खरीद लेते हैं। मतलब अब देखो, मैं ऐसा कुछ क्यों बोलूंगा कि ऐसा कुछ नहीं बिकता है, सब बिकता है। आपका गूगल काफी ज्यादा डेटा सेल करता है, तो बेसिकली जो गूगल अदर सोर्सेज से सेल कर देता है, मतलब थोड़ा इनडायरेक्टली सेल कर देता है, जो भी है, मतलब आपका जो है ये डेटा मिल जाता है। तो ये डेटा को एनालाइज करके ही आपका अगला ऐड प्लेस करते हैं। जो मैं अगर आपको दिखाऊं कि जैसे अगर हम ये वाला सेक्शन देख रहे हैं तो इसके अंदर आपका ये जैसे ऐड दिया हुआ है, ये तो खैर गवर्नमेंट का ऐड है। अगर कुछ वैसा प्राइवेट ऐड होता, ये जैसे कैंटारो का ऐड है, तो कैंटारो वाले सीधी सी बात देखना चाहेंगे कि कितने लोगों ने कैंटारो को सर्च किया या जो ये एक्ट्रेस इनको सर्च किया। अब देखो मतलब मेन मेंटालिटी है, बट जो भी है मतलब करेंगे लोग, सीधी सी बात है। तो बेसिकली ये जो चीजें हैं, ये कितनी कितनी सर्च हो रही है, वो उनको जानना जरूरी हो जाएगा। तो इन्होंने जो है पूरा कवर कर दिया। इसके अलावा जो ये न्यूज़ आप इसको छोड़ सकते हैं, इसके अंदर मतलब IIM अहमदाबाद की थोड़ी बढ़ाई की हुई है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। मैं उसलिए नहीं कह रहा हूँ, बट थोड़ी पॉइंटलेस न्यूज़ है।
अब हम चलते हैं ईटी मार्केट्स के ऊपर। आपका जो है ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है अगर आप मतलब अपनी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड अपनी अंडरस्टैंडिंग को, नॉलेज को डीपन करना चाहते हैं। अगर आप जैसे किसी जीडी ग्रुप डिस्कशन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप जो फाइनेंस के अंदर जो है यहाँ से कुछ पॉइंट्स अपने पिकअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है क्या आपको पिकअप करने के लिए समझना पड़ेगा कि एफपीआई का मतलब आपका एफपीआई, आपका एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस होता है, हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं मैं अमेरिका से थोड़ा ट्रेड कर रहा हूँ, क्या ट्रेड कर रहा हूँ, एक तो मान लो मैंने अमेरिका की कंपनी के अंदर 20% इन्वेस्टमेंट कर दिया कि जी 20% तो मेरा है, मेरी कंपनी है, आपका जो भी 100% है आप उसे 80% में उस रेशो के अंदर बांट लो। तो वो तो मतलब एक वो हो गया पहली बात। दूसरी बात, आपका जो है मान लो कि मैंने किसी कंपनी के अंदर 5 शेयर्स खरीद लिए, तो आपको खुद सेंस में लग रहा होगा, मतलब कुछ सेंसिबली आपको लगेगा कि इन दोनों चीजों में, डील्स में कुछ तो फर्क रहेगा कि मैंने एक कंपनी को ऑलमोस्ट 20% 1/5 खरीद लिया पूरा, और एक कंपनी के अंदर 5 शेयर खरीदे। 5 शेयर बहुत ही कम परसेंटेज होता है पूरी ओनरशिप का, तो इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। तो बेसिकली यही डिफरेंस रहता है कि अगर आप एक एंटरप्राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एफडीआई बन जाता है। अगर आप एक मेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मैंने 20% इन्वेस्टमेंट किया, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। एफपीआई मतलब आपने किसी सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया बहुत ही छोटे अमाउंट के लिए, बहुत ही छोटी परसेंटेज के लिए, तो एफपीआई के अंदर आता है। ये बेसिकली डिफरेंस रहता है, और ये मैं हूँ और ये अमेरिका है, मतलब ये मैंने ऐसे बना दिया यहाँ पर। अब एफपीआई इक्विटी एसेट्स, एफपीआई आप समझ गए होंगे कि मैंने शेयर्स खरीद लिए थे, इक्विटी का मतलब शेयर्स ही होता है। पर एफपीआई का मतलब आपका डिवेंचर भी हो सकता है, बॉन्ड्स भी हो सकता है। अगर मान लो मैंने किसी कंपनी के अंदर, किसी गवर्नमेंट के अंदर, जो फॉरेन गवर्नमेंट है, फॉरेन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लिए, तो बेसिकली वो एफपीआई होगा, बट वो एफपीआई इक्विटी एसेट्स नहीं होगा। एफपीआई इक्विटी एसेट्स जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैंने 5 शेयर खरीद लिए, 10 शेयर खरीद लिए किसी फॉरेन कंपनी के अंदर, वो होगा। तो एफपीआई के जो इक्विटी एसेट्स हैं वो सोल्ड टू अ रिकॉर्ड 650 बिलियन। तो बेसिकली यहाँ पर जो एफपीआई की इक्विटी एसेट्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि 650 बिलियन पे रेज कर गए। बट अब जो पॉइंट आता है वो ये है कि मान लो न्यूज़पेपर वाले यहाँ पे 300 बिलियन लिखते थे, तो भी हम तो खुश हो जाते, हमें समझ आ जाता, हम मतलब ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। पर यहाँ पे जो पॉइंट तो ये नहीं है, हमें तो समझ में आना चाहिए कि 650 बिलियन हुआ है तो पहले कितना था हमें पता होना चाहिए। तो हमें इन्होंने चार्ट दिया है बहुत ही बढ़िया सा। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अगस्त 30 को, अगस्त 30 2020, यानी एक साल पहले आपका 400 करोड़ था। यानी कि आप समझेंगे जब से स्टार्ट हुआ है तब से 400 करोड़ बढ़ा है। पर आपके एक साल के अंदर अंदर 31 अगस्त के का डेटा है लास्ट, 31 अगस्त 2021 के अंदर 600 करोड़ पे पहुंच गए, यानी कि 605 पे पहुंच गए रफली। सॉरी 650 है, बट 605 पे ही मान लेते हैं, मान लो 600 मान लेते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि 50% का राइज आपका एक साल के अंदर आया है, जबकि जो पूरा ये 400 करोड़ पे पहुंचना था हमें, तो उसके लिए हमें मतलब कम से कम 10-20 साल लग गए। तो ये आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इनका टेन्योर है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 600 बिलियन फिगर है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। और ये हमने पूरा कवर कर लिया। अब फंड इन्वेस्टर सीक सम बैलेंस इन अगस्त, कट बैक ऑन प्योर इक्विटी बेट्स। बहुत बेसिक न्यूज़ है इसके अंदर। क्या हुआ आपका कि जो फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंड मतलब म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ये सब हेज फंड्स, तो ये सब जो फंड्स हैं आपके, इनके अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो जो उसके इन्वेस्टर्स हैं, मतलब वो बैलेंस सीख करते हैं कि आप थोड़ा सा इक्विटी वाले फंड के अंदर डाल दो, थोड़ा सा डेट वाले फंड के अंदर डाल दो, थोड़ा गोल्ड फंड के अंदर डाल दो, सिल्वर फंड के अंदर डाल दो। बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा करना चाह रहे हैं लोग, और एक ही प्योर इक्विटी बेट नहीं करना चाह रहे कि आप सीधा शेयर वाले बॉन्ड के अंदर या शेयर वाले फंड के अंदर पैसे डाल दो, ऐसा नहीं करना चाह रहे। और भी ज्यादा डेट के अंदर, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के अंदर, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के अंदर, इन सब के अंदर जाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली यही न्यूज है आपकी। और यहाँ पे एक एनएफओ का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि एनएफओ मतलब म्यूचुअल फंड अगर कोई नया ऑफर निकालता है, मान लेते हैं अगर कोई म्यूचुअल फंड है, उसका नया एक स्कीम आती है, न्यू फंड आता है, तो वो न्यू फंड ऑफर के नाम से आता है, दैट इज एनएफओ। यानी कि अगर किसी को फर्स्ट टाइम जो है म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालना है तो वो एनएफओ के थ्रू कर सकता है। ओवर द टाइम कभी भी कर सकता है, कभी भी सेल कर सकता है, बट अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो एनएफओ में कर सकता है। तो हमने देख लिया कनाडा परमिशन पेंशन बोर्ड टू सेल 2% इन एसबीआई लाइफ। तो बेसिकली क्या है, ये ब्लॉक डील का एग्जांपल है कि आपके जो है कनाडा पेंशन बोर्ड, सीपीपीआईबी उनका नाम है पूरा, सीपीपीआईबी जो है एसबीआई लाइफ के अंदर 2% अपने स्टेक को सेल कर रहा है। तो बेसिकली बहुत बेसिक न्यूज है इसके अंदर। ये बेसिकली इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये आपकी ब्लॉक डील है। ब्लॉक डील का मतलब एक जो आपकी एक स्पेसिफिक अमाउंट से बड़ी डील होती है, जिनका जो है स्टॉक प्राइस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है। कि मान लो लोगों के मन में क्वेश्चन रेज होगा कि क्यों सेल कर रहे हैं, हमने तो इन्वेस्टमेंट कर रखी है इसके अंदर, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो भी सेल कर देंगे, मान लो रिलायंस खरीद लेंगे, कुछ भी खरीद लेंगे। मतलब मैं रिलायंस इसलिए बोलता हूँ क्योंकि रिलायंस काफी ज्यादा बूम पे चल रहा है कल के दिन, अगर आप देखेंगे। FPIs अगेन हैव रूम टू बाय HDFC बैंक इन अ बूस्ट फर्स्ट आउट। तो अगर हमने अभी न्यूज देखी थी कि आपका जो है अभी मतलब FPI वाले लोग इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, तो इसके अंदर HDFC बैंक के अंदर वापस इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं। वापस से का मतलब क्या है, अगेन का मतलब क्या है कि कुछ टाइम के लिए जो HDFC बैंक का स्टॉक है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आपका रेड फ्लैग लिस्ट के अंदर चला गया था। रेड फ्लैग लिस्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली कि 3% की लिमिट बनी हुई है। 3% की लिमिट कैसे है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ पहले इसको जो है। ये हो गया तो अब सम 30 हो गया।
तो 3% की लिमिट है। इस कैसे है, मान लो कि एक कंपनी में हमने अलाउ किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि आप 10 करोड़ बाहर से रेज कर सकते हो, कर ही सिर्फ 10 करोड़ सकते हो, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। उसके बाद भी एक लिमिट बना दी कि 3% आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। यानी कि मतलब अगर आपको इसका 3% निकालते हैं तो 30 लाख आता है, और जो बाकी बचा हुआ 97% वो 97 लाख आता है, सॉरी 970 लाख आता है। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट कहना चाह रही है इस जो रेड फ्लैग लिस्ट है उसके कॉन्सेप्ट के थ्रू कि आप जो है 30 लाख आपको छोड़ना ही पड़ेगा। 30 लाख आप बाहर से नहीं उठा सकते, हालांकि हमने खुद ही लिमिट बताई आपको 10 करोड़ रुपए की, बट फिर भी आप उसमें से 30 लाख जो आपको छोड़ना पड़ेगा। अब 970 लाख आपका मैक्सिमम है जहां तक आप अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एफपीआई को लेके जा सकते हो। बेसिकली यही है आपका। पर जो आपका बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपने रिजर्व रखा हुआ है वो आपके जो टोटल अमाउंट है उसका 3% से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 3% मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए। तो मैंने आपको अगर मिनिमम ग्रेड पे भी लेके चलते हैं तो 30 लाख हो गया और 970 लाख हो गया। अगर मान लो शेयर प्राइस में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो ये 3% से नीचे भी जा सकता है, तो आपको जो है इसको थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, मान लो 50 लाख के आसपास रखना पड़ेगा, ताकि अगर शेयर प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशन हो जाए तो भी ठीक रहे। तो बेसिकली 50 लाख के आसपास आपको आइडल रखना पड़े चाहे, बट आप इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं उठा सकते। बट एचडीएफसी के कुछ स्टॉक प्राइस पे ऊपर नीचे हो गया था, जैसे आप एचडीएफसी का चार्ट देंगे तो रिसेंट टाइम्स के अंदर काफी ज्यादा ऊपर गया एक साल के अंदर अंदर, और आपका फिर नीचे आया, थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। तो बेसिकली इसकी वजह से जो है एचडीएफसी का 3% का लिमिट थोड़ा सा कम हो गया था, 2% के आसपास, सॉरी अगर मैं आपको प्रिसाइसली बताऊं तो 2.69% के आसपास आ गया था। तो बेसिकली इसकी वजह से रेड फ्लैग लिस्ट के अंदर ही चला गया, और आपका लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे एफपीआई वाले लोग, अब जो है वापस से कर सकते हैं। ये बेसिकली इस न्यूज के अंदर आया है, क्योंकि अब जो है शेयर प्राइस करेक्ट हो गया, इन्होंने थोड़े अपने शेयर्स को सेल कर दिया, जो भी किया आपका बेसिकली 3% के अंदर अंदर आ गए। हमने पूरा न्यूज़पेपर कवर कर लिया, और मैं आपको वापस से बोलूंगा कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, उसके अंदर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, और अगर आपको ईटी वेल्थ वाली मैगजीन चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है तो वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि कल वाली वीडियो के अंदर, यानी कि 10th ऑफ सितंबर के अंदर जो है ये जो पूरा चार्ट है मार्केट ट्रेंड्स वाला कि सीनेक्स निफ्टी है, सीएनएक्स निफ्टी, एसएनपी 500, एसएनपी सेंसेक्स, एमएससीआई इंडिया, एमएससी ईएम, एमएससी ब्रिक, वर्ल्ड, निकी, हैंसेंग, कॉस्पी, स्टैंडर्ड टाइम्स। तो इसको जो है पूरा मैं कवर करूंगा कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस पूरी जो ये भी सारे नाम लिखे हैं इनको भी, और आपको जो है इसको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको क्लियर अभी तक नहीं किया एक बार भी, तो ये आपको कल आपको वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको कल थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकता हूँ। तो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।